आइए फ्रेंड्स, आज ये हम लोग मैथमेटिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पूरा नाम से ज़्यादा इसका ये शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा प्रचलित है। आपने प्राय सुना होगा लोगों को एपी, तो इसका यही पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी वाले समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस का। तो सिलेबस में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इसमें, मतलब आप ये समझिए जिसको जीरो नॉलेज है, जीरो टू वो हीरो बनेगा। मतलब जीरो उसको कुछ नहीं आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और वो यहाँ से सब कुछ लेकर जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कंटेंट देखते हैं। तो कंटेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम लोग देखेंगे क्या होता है एपी, क्यों इसे लाया गया, इसे सीख कर हमें क्या मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, यानी कि एपी में प्रयोग होने वाले कुछ पद, जैसे कि हम लोग उसमें यूज करेंगे प्रथम पद के लिए A1 यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस के लिए D यूज करेंगे, यानी कि सार्वंतर के लिए। तो वो सब देखेंगे ताकि आप लोगों को, जो नए लोग होंगे तो उनके लिए थोड़ा आसानी होगा समझना। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे nth टर्म देखेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी का nवां पद। क्या होता है एपी का nवां पद, इसको कैसे निकालते हैं, इसके यूजेज क्या है। और फिर हम लोग देखेंगे सम ऑफ nth टर्म, nवें पदों का योग, एक एपी का एक nवां पदों का योग, यानी कि nवें पदों का योग हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एपी, यानी कि उसका एपी के लिखित प्रश्न। ये हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी बुक का देखेंगे, ताकि जो बच्चे 10th के हैं और 11th के हैं तो उनको एक ये समझ में आए और वो अपना क्वेश्चन कर पाए, और उसको यहाँ से देखने के बाद कहीं और देखने का ज़रूरत ना पड़े। तो और बात करें तो कि ये किसके लिए उपयोगी होगा, तो देख लीजिए। ये सबसे पहले तो ये 10th वाले के लिए उपयोगी होगा ही होगा। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स होता है उसका ये एक पार्ट होता है, उसमें एपी से भी पूछा जाता है। और उसके बाद 11th में भी ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उनके लिए भी एक बेसिक्स के रूप में ये काम करेगा। और बात करें 10th में इसके मार्क्स की, तो ये 5 से 7 मार्क्स कवर करता है। और फिर अब हम लोग इसको सीखने के सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अभी इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी से परिचय। आइए फ्रेंड्स अब समझते हैं क्या होता है एक एपी और कहाँ कहाँ इनका यूज होगा, और इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज होंगे उनको देखते हैं, और ताकि एक हमें बेसिक पता हो जाए कि क्या होता है एक एपी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, nवां पद क्या होता है और nवें पद को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। पहले हमें उन्हें खंगालना है और उन्हें जानना है क्या कहता है इनका डेफिनेशन, कैसे क्या होता है एपी, कैसे इनका दिखता है, वो ये नंबर्स इसके कैसे दिखते हैं, और इनका वो प्रोग्रेशन कैसा होता है, इनका सीरीज कैसा होता है, तो वो देखते हैं पहले। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम लोग एक बार इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे। तो देखते हैं क्या कहता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट होता है। और हिंदी में देखते हैं क्या समझ में आता है। एक एपी संख्या का ऐसा प्रसार है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत या निश्चित रहता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर नंबर्स से देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। आपके सामने एक नंबर्स रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म तक है। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे होंगे, आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। एक ये ऐसा सीरीज़ है, ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें एक दूसरे के डिफरेंसेस क्या है,
एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस क्या है, कांस्टेंट है। आप यहाँ से किसी दो को उठा लीजिए, आप 8 और 10 को उठा लीजिए, 8 और 10 को, तो इसमें देखेंगे आप 8 + 2, आप इन दोनों को उठा लीजिए, 6 + 2 8 आपको मिल जाएगा। आपको 4 + 2 6 मिल जाएगा, 2 + 2 4 मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक प्रोग्रेशन है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि ये क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंसेस क्या है, कांस्टेंट है। और आप अगले उदाहरण से देखिए, आप 8 16 24 32 और ये फाइनाइट है, ये 96 तक है। तो आप देखिए यहाँ पर 8 16 24 और 32, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम 8 में कुछ फिक्स्ड नंबर, कुछ ऐसा कांस्टेंट नंबर ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिल जाएगा, और 16 में भी वही सेम कांस्टेंट टर्म्स ऐड करने पर हमें उसका अगला मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन। ये एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव ये टर्म्स का डिफरेंसेस 2 2 2 ये क्या है, हमेशा ही कांस्टेंट है। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए, ये हमेशा ही दोनों के बीच का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हमेशा ही कांस्टेंट है, 8 8 8 8। आप लेकर के देखिए, 16 - 8 8, 24 - 16 8, 32 - 24 8। तो हमें क्या मिल रहा है, हमेशा ही क्या मिल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है। जरूरी नहीं है ये कांस्टेंट हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर हो। ये आप ये एक पॉइंट करके लिख लीजिए कि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंसेस हैं ये हमेशा ही पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता। ये हो सकता है, आप नोट कर लीजिए, ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। इसलिए मैंने ऐसा उदाहरण लिया है। आप देखिए यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। और आप यहाँ पर देखिए 16 - 8 8, 24 - 16 8, 32 - 24 8। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, हमेशा ही कांस्टेंट है, और वो एक पॉजिटिव नंबर 8 है। अब जरूरी नहीं है ये हमेशा ही इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा ही क्या हो, पॉजिटिव हो। ये 0 भी हो सकता है और ये एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर 5 5 5 5, ये 5 का एक सीरीज़ है, 5 का एक क्या है, सीरीज़ है, 5 5 5 5। अब ये इनफाइनाइट टर्म तक है। तो आप यहाँ पर देखिए किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखिए, 5 और 5, तो 5 - 5 क्या होगा, 5 - 5 0। ये क्या दे देगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस 0। 5 - 5 फिर क्या हो जाएगा, 0। तो इसी तरह हमेशा ही क्या है इसका, ये 0 0 भी तो कांस्टेंट है, ये एक 0 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जो कि सब में हमें इस प्रोसीडिंग वाले टर्म्स में ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। यानी कि 5 + 0 नेक्स्ट टर्म, 5 + 0 नेक्स्ट टर्म, 5 + 0 नेक्स्ट टर्म। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। उसी तरह 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32। इसी तरह ये होता है। आप देखिए यहाँ पर, और इस तरह से हम लोग एपी का एक दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं जिससे हमें थोड़ी बहुत इसका एपी के बारे में और टर्मिनोलॉजी उनसे मिल जाएगा। तो देखते हैं वो अगला परिभाषा क्या कहता है। कहता है एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी एक नंबर्स का लिस्ट होता है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसको प्राप्त किया जाता है एक फिक्स नंबर को ऐड करने से, टू द प्रोसीडिंग टर्म। और प्रोसीडिंग टर्म यानी कि उसके पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से अगला वाला टर्म मिल जाता है, फिक्स नंबर। और यहाँ पर देखिए प्रोसीडिंग, और दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड
कॉमन डिफरेंस, और उस वो फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और एंड इज डिनोटेड बाय डी, और उस कॉमन डिफरेंस को, उस फिक्स्ड नंबर को क्या किससे डिनोट करते हैं? डी से। और इसको हिंदी वाले देखिए थोड़ा, कहता है एक एपी संख्याओं की एक ऐसी सारणी होती है जिसमें प्रत्येक पद सिर्फ प्रथम पद को छोड़कर एक नियत या निश्चित संख्या को अपने से पिछले पद में जोड़ने से मिलता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। आप यहाँ पर समझिए, एपी क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ये आप 2, 4, 6, 8 एक लिस्ट ऑफ नंबर है। इसमें हमें हर पद कुछ एक फिक्स्ड नंबर यानी कि एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। आप देखिए फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ेंगे हमें कुछ पता नहीं है, तो इसके फर्स्ट टर्म के अतिरिक्त किसी भी पद में यानी कि 4, 6, 8, 10 इसमें कोई भी टर्म हमें पता चल जाएगा अगर हमें उसका पहला वाला टर्म पता हो और वो फिक्स्ड नंबर पता हो। जी, उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोल दिए हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, और उसे डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी क्या है? 2 हो जाएगा कि सभी कोई भी पद हमें उसके पहले वाले पद में वो फिक्स्ड नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 को जोड़ने से हमें प्राप्त हो जा रहा है। आप देखिए 4 है तो हमें 4 कैसे प्राप्त हो जाएगा? ये 4 कैसे प्राप्त हो जाएगा? इसके जस्ट पहले वाले पद में जाएंगे यानी कि टर्म में जाएंगे 2 में वो फिक्स्ड नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर हमें ये 4 मिल जाएगा। देखिए 2 और प्लस दैट कॉमन नंबर कॉमन डिफरेंस 2 + 2 = 4। उसी तरह 6 हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इसके जस्ट पहले वाले टर्म में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 4 में वो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, 4 + 2 = 6। आप थोड़ा सा अब इसको आगे देखते हैं क्या होता है कि अब देखिए टर्म्स ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच एज A1, A2, A3, A4 ... एंड AN। अब कहते हैं इसको क्या कहते हैं कि एपी के पद जो होते हैं, लिस्ट होते हैं, एपी का जो सीरीज होता है, प्रोग्रेशन होता है, तो उसके प्रोग्रेशन को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A1, A2, A3, A4 ... AN तक ऐसे अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 यानी कि A1 किसको बोलेगा? इसको किसको सूचित करेगा? A1 सूचित करेगा फर्स्ट टर्म को यानी कि प्रथम पद को। A1 से हमें पता चलेगा ये फर्स्ट टर्म है, A2 से पता चलेगा ये हमें सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी है, इससे पता चलेगा थर्ड टर्म ऑफ एन एपी है, इससे फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, और N से क्या पता चलेगा? nth टर्म ऑफ एन एपी यानी कि एपी का nवां पद। और अब हम लोग थोड़ी इसकी समझ को आगे बढ़ाते हुए कुछ थोड़ा आगे देखते हैं कि एपी में से हमें क्या क्या प्राप्त करना है और कैसे कैसे करना है। तो देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो nth टर्म जानने से पहले हम लोग इसकी समझ को थोड़ी और डेवलप करते हैं और जानते हैं एक एपी को होने के लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए उसमें। तो हमें डेफिनेशन से ही पता चल गया था कि एक एपी होने के लिए वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है उनमें क्या होनी चाहिए, उनके बीच का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा ही क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था उन्हें हमने कॉमन डिफरेंस कहा था, उसे हम डी से सूचित करते हैं, और वो डी हमें क्या होना चाहिए? हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो एक जाकर के वो सीरीज जाकर के हमें एपी है पता चलेगा। नहीं हुआ। आइए फ्रेंड्स, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हैं और nth टर्म जानने से पहले हम लोग एपी की समझ को थोड़ा और डेवलप करते हैं। कुछ उदाहरणों से पता करते हैं कि कैसे कोई लिस्ट ऑफ नंबर या सीरीज़ है वो एक एपी होगा। तो देखते हैं। तो पिछले हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि कोई भी ये सीरीज़ एपी होने के लिए उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा ही क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दो किसी भी क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही तो देखा था।
और उसी फिक्स नंबर को क्या क्या हमने कहा था, वो कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस कहा था, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। और वही चीज़ सब सीरीज़ में होगा तो वो एक एपी होगा। तो देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें एपी है, कौन कौन सा एपी नहीं है। और एपी है तो उसके वो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एपी, निम्न में से कौन सी एपी है। राइट देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, अगर वो एपी है तो उनके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। निम्न में कौन सा प्रसार एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। तो ये तो अभी मैंने 4 लिया है, 1 2 4 और ले लेंगे। तो चेक करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8 और फोर्थ टर्म 16। तो इसका चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ये फर्स्ट टर्म को A1 से लिखते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से और फोर्थ टर्म को A4 से, और इसी तरह लिखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस लेते हैं A2 माइनस डी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसको ये कॉमन डिफरेंस है, ये सार्वंतर। डी हमेशा ही क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे हम लोग A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें या A4 माइनस A3 करें, ये डी हमेशा ही क्या होना चाहिए, इन दोनों किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए। किसी भी 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा ही समान होना चाहिए। तो देखते हैं करके। A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 कितना है, 2। ये 2 हमेशा ही फिक्स्ड होना चाहिए। अब देखते हैं अगले टर्म में A3 माइनस A2, A3 8 है माइनस A2 कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 है। अब देखिए ये यहाँ पर पहले कंडीशन में हमारा डी कॉमन डिफरेंस 2 निकला और दूसरे कंडीशन में 4 निकला। तो यहीं पर ये फेल हो गया। ये सीरीज क्या है, एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो बात खत्म हो गया। अब अगला चेक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो इसको चेक करते हैं कि कैसे ये इसके कॉमन डिफरेंस डी हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं। तो डी बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1। तो हो जाएगा A2 हमारा 5/2 माइनस 2। तो देखते हैं, इसको करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 5 माइनस 4 1/2 1/2 आ गया। 2.5 में से ये 2.5 है, 2.5 में से 2 चला गया तो हाफ बचेगा। और ये A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 5/2। अब ये 5/2 2.5 है, यानी कि 2.5 है, 3 में 2.5 जाएगा तो हाफ। और इसी तरह हम अगर A4 माइनस A3 करें तो क्या हो जाएगा हमारा 7/2 माइनस 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। तो हर कंडीशन में यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1/2। तो हमने क्या कहा था इसके डेफिनेशन में, एपी एक ऐसा प्रसार होता है, नंबर्स का ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें हमेशा ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। हमेशा देखिए कॉमन डिफरेंस 1/2 1/2 1/2 1/2 कांस्टेंट है। तो ये एक एपी है। तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख देंगे। इसका फर्स्ट टर्म A1 बराबर 2 और कॉमन डिफरेंस D बराबर ये कोई सा भी लिख देंगे हम लोग। ये 1/2 कॉमन डिफरेंस है, कोई सा भी A2 माइनस A1। अब अगला चेक करते हैं। और मैंने कुछ समय पहले बताया था कि ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नंबर हो सकता है और ये नेगेटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इसका कोई वो फिक्स नहीं है, बस वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब अगला। डी कॉमन डिफरेंस
A2 माइनस A1, तो A2 ये है माइनस 3.2 माइनस 1.2। तो अब देखते हैं इसको, तो ये इनमें इस चीज़ को घटाना है, तो -3 तो आ जाएगा हमारा 3, ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख देते हैं हम 3, ये हो जाएगा -4.2। और अगला देखते हैं क्या आ जाएगा, ये A3 माइनस A2 आ जाएगा हमारा -5.2 माइनस और -3.2, तो आ जाएगा हमारा 5 माइनस, सॉरी ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इसको कैसे घटाते हैं, 3.2 में 1.2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5.2 में 3.2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 7.2 में हाँ ऐसे आ जाएगा। तो देखते हैं D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ पर देखिए -3.2 माइनस और -1.2, तो आ जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2, तो हमारा हो जाएगा -2। अब A3 माइनस A2 करते हैं, तो -5.2 माइनस 3.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। तो A4 माइनस A3 करके देखते हैं, तो -7.2 माइनस 5.2, तो ही इस केस में भी क्या हो जाएगा हमारा 7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। तो हमेशा ही यहाँ पर देखिए माइनस में क्या है, ये -2 हमेशा ही क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या है, एक AP है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर AP है और यहाँ पर इसका A1 प्रथम पद क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -1.2 और कॉमन डिफरेंस D बराबर कितना हो जाएगा -2 A2 माइनस A1। अब अगला चेक करते हैं, तो अगला चेक करने के लिए इसको ऐसे, तो ए कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 0.222 माइनस 0.2, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02, और यहाँ पर हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.222 माइनस 0.22, तो इसमें आ जाएगा आपका 0.202। अब देखिए ये और ये बराबर है, नहीं है बराबर, ये 0.02 है और ये 0.002 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। और आगे देखते हैं, क्या होता है nवां पद और इससे ये हमें ज्ञात होकर के क्या कर लेंगे हम इनसे, तो वो देखेंगे। तो उसका एक सटीक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को याद करना होता है, तो हम लोग समझेंगे वो फॉर्मूला आता कहाँ से, अभी देखेंगे। तो देखिए मैंने एक AP A1 A2 A3 A4 ये इनफाइनाइट टर्म तक लिया, एक AP, ये क्या है, एक AP, और मैंने एक AP का परिभाषा क्या बताया है आपको, AP का जो दूसरा परिभाषा दिया था कि AP क्या चीज़ होता है, इसका एक ऐसा संख्या का प्रसार होता है जिसमें हर पद, यानी कि किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए
पहले वाले पद में कुछ फिक्स्ड नंबर को जोड़ा जाता है, वो फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यानी कि सार्वंतर कहलाता है। और हमें कोई भी पद इससे ज्ञात हो सकता है सिर्फ प्रथम पद को छोड़कर, क्योंकि प्रथम पद कहाँ से आया ये हमें ज्ञात नहीं है, उसमें क्या जोड़ा गया है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद में कुछ जोड़ा गया था नंबर, तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में कुछ जोड़ा गया था। तो अभी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा नंबर्स में देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लिया कोई AP 2 4 6 8 9 8 नहीं 8 10 ये कोई AP है। तो आप यहाँ देखिए, हमें 4 प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, पहले देखते हैं ये AP है कि नहीं। 4 हमें ज्ञात हो जाए, ये देखिए 4 जो है, 4 कैसे पद प्राप्त होगा, 2 में कुछ जोड़ने पर 4 मिल जाएगा, यानी कि 2 + 2 4। और 6 कैसे प्राप्त होगा, 4 में से कुछ जोड़ने पर 4 + 2 6। 8 कैसे प्राप्त होगा, ये 8 यानी कि 6 + 2। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2। तो हमें 2 2 2 हमेशा बार बार ये 2 दिख रहा है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 क्या है इसका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये हमेशा ही फिक्स्ड होना चाहिए, तभी उनको AP कहेंगे। यानी कि 2 हमेशा क्या है, इसमें कांस्टेंट है, वही क्या है कॉमन डिफरेंस है, वही क्या है सार्वंतर है। तो ये एक AP है। तो कोई भी पद देख लीजिए आप, 4 को हम उठा लेते हैं, तो 4 को पहले में, इसके जस्ट पहले वाले पद में कुछ जोड़ने पर, फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है, यानी कि 2 + 2 4। हमें ये 6 प्राप्त करने के लिए इसके पहले वाले पद में जाएंगे और देखेंगे क्या जोड़ना होगा, 2 8 में जाएंगे 6 + 2, 10 में जाएंगे 8 + 2। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड नंबर 2 है, इसको 2 को जोड़ने पर हमें क्या हो रहा है, कोई भी पद ज्ञात हो रहा है। तो ये क्या है, एक AP है। तो अगर आपको कोई बोले कि हमको ये इस AP का 2 4 6 8 इसका 50वां पद निकाल के दिखाओ, तो हम लोग ऐसे 2 जोड़ते जाएंगे, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, ऐसे करते करते हम लोग 50 तक जाएंगे। तो क्या ऐसा करना संभव है? मान लीजिए कि कोई इंसान जो है ये 50 तक तो कर ले, अगर उसे बोल दे 200वां पद निकाल के दिखाओ, तो ऐसे करते करते ये पूरा भर जाएगा, लेकिन फिर भी उसे नहीं ज्ञात हो सकेगा। तो इसके लिए क्या है फार्मूला, कैसे करते हैं, उसके लिए nवां पद एक इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग ये अभी कुछ प्रयास करेंगे। तो देखेंगे वो क्या होता है प्रयास, अब देखते हैं। तो आप देखिए हमने क्या देखा, A2 ज्ञात करने के लिए इसके पहले वाले पद में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, इसको ज्ञात करने के लिए इसके पहले वाले में कुछ जोड़ रहे थे, यही तो इसका डेफिनेशन था AP का। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, D है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका अंतर क्या हो जाएगा, A2 में क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे, A2 - A1, ये हो जाएगा हमारा ये कॉमन डिफरेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका A2 हमें अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, A1 प्लस वो फिक्स्ड नंबर जोड़ेंगे, यानी कि D इसका माने है हम लोग, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, D है, तो D जोड़ दिया मैंने। और A3 किसी को निकालना होगा तो वो क्या करेगा कि A3 निकालना है, तो A2 में जाएगा, वो इसके पहले वाले टर्म में जाएगा, यानी कि इसमें जाएगा, A2 में जाएगा, और A2 में क्या करेगा, वो फिक्स्ड नंबर जोड़ देगा। तो यानी कि A2 + D। A3 निकालना है तो A2 में जाएगा, A2 + D कर देगा, और A2 मैंने ऊपर में निकाल के रखा है A1 + D, तो A2 के जगह पर हम लोग यहाँ पर A1 + D रख देते हैं, A1 + D। ये A2 का ये ऊपर से मैंने देख करके A1 + D यहाँ पर रख दिया, और प्लस में A3 में ये D जोड़ना होगा तो एक और D आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A1 + 2D। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न दिखेगा, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। अभी देखिए एक बार और, ये A4 हमें निकालना होगा तो इसके पहले वाले पद यानी A3 में जाएंगे, A4 निकालना है तो A3 में जाएंगे, A3 में क्या कर देंगे, वो फिक्स्ड नंबर यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी A3 + D।
और A3 मैंने ऊपर इसके जस्ट ऊपर निकाला है A1 प्लस 2D। यहाँ पर A3 का मान अब मैंने A1 प्लस 2D निकाला है, तो यहाँ पर A1 प्लस 2D क्या हो जाएगा, A3 बराबर A1 प्लस 2D लिख दिया और प्लस में D प्लस D, तो इसका आ जाएगा A1 प्लस 2D प्लस D तो 3D। और अगर इसी प्रकार अगर A5 प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, A5 है तो इसके पहले वाले टर्म में जाएंगे A4 प्लस D। A4 मैंने ऊपर निकाला है A1 प्लस 3D, यहाँ पर देखिए A1 प्लस 3D अब प्लस D, तो क्या हो जाएगा हमारा A1 प्लस 3D प्लस D। यहाँ पर देखिए A1 प्लस 3D A4 का वैल्यू था, A1 प्लस 3D इतना था A4 अब प्लस में ये D, ये जोड़ दिया तो आ जाएगा 3D प्लस D यानी कि A1 प्लस 4D। अब यहाँ से एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या आ रहा था हमारा A1 प्लस 2D। अगर दूसरा पद हमें ज्ञात करना था सेकेंड टर्म, तो हमें क्या 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 करना पड़ा, A1 इसके पहले वाले पद में गए और एक D से गुणा कर दिए। तो A3 में क्या करना पड़ा, A1 प्लस 2D। A4 में क्या करना पड़ा, A1 प्लस 3D। A5 में क्या करना पड़ा, A1 प्लस 4D। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जमा पद होता था, पांचवा पद हो रहा था, तो इससे ठीक एक नंबर पीछे वाला एक नंबर इसके जस्ट एक नंबर पीछे 4 यानी कि 5 के एक नंबर जैसे पीछे 4 से इसको D से मल्टीप्लाई करना पड़ा। चौथा पद ज्ञात करना था तो 4 के एक ठीक पहले जाएंगे 3वां से हमें 3 से गुना करना पड़ा सारवंतर को, 3 निकालना था, तीसरा पद निकालना था तो A1 प्लस 2D। आप इस बात को अच्छे से समझिए। A2 निकालना था तो A1 प्लस 1D। A3 निकालना पड़ा तो A1 प्लस 2D। तीनवा निकालना है तो 2D, चौथा निकालना है तो 3D, पांचवा निकालना है तो 4D। यानी कि ये जमा पद चाहिए उससे ठीक एक नंबर पीछे हमें यहाँ पर चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देख पाएंगे कि ये इन चीज़ों को जब हम लोग नीचे लेकर के आएंगे तो अगर हमें nवां पद निकालना होगा तो ठीक इससे एक नंबर पीछे यहाँ चाहिए, D में चाहिए, यानी कि nth टर्म चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, तो A1 प्लस यहाँ पर देखिए A1 सब में है, A1 चाहिए और D चाहिए। कोई भी पद हमें ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए, और D जिससे मल्टीप्लाई होगा वो ठीक जमा पद निकाल रहे हैं उसके जस्ट एक नंबर पीछे वाला चाहिए वह संख्या। तो nth टर्म निकाल रहे हैं तो इसके ठीक एक पीछे वाला नंबर क्या होगा, nवां पद के ठीक एक नंबर पीछे वाला आ जाएगा, इसमें n-1 कर देंगे। जैसे पांचवा पद है, 5 नंबर कोई है, इसका ठीक पीछे वाला हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे यानी कि 4 आ जाएगा। उसी तरह हमारा क्या आ जाए, यहाँ पर nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालना है तो इसका ठीक एक पहले वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। आप यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 प्लस 4D चाहिए यानी कि 4D यहाँ पर है तो ये nवां पद निकाल रहे हैं तो n में ठीक एक पीछे जाएंगे यानी कि n-1 जाएंगे और इसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। आप एक बार फिर से समझिए कि nवां पद अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, प्रथम पद में जोड़ देंगे किसको, सारवंतर को। सारवंतर में जो मल्टीप्लाई होगा हमें जमा पद चाहिए उससे ठीक एक नंबर पीछे यहाँ चाहिए। ये क्यों आ रहा था, ये हमारा पैटर्न से आ रहा था। जब हम लोग एपी को ऑब्जर्व कर रहे थे, बार बार बना करके एपी एक बना करके देख रहे थे, एपी का एक जनरलाइज्ड फॉर्म जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसमें हमें पता चला कि हमेशा क्या हो रहा था, जमा पद हम लिख रहे थे उससे ठीक एक नंबर हमें यहाँ पर पीछे उससे मल्टीप्लाई हो रहा था D। A5 निकाला तो A1 प्लस 4D, A4 निकाला तो A1 प्लस 3D, A3 निकाला तो A1 प्लस 2D आ रहा था। तो इस तरह से हमने देखा अगर हमें nवां पद चाहिए तो A1 प्लस n-1 इंटू D, यानी कि ये यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम, तो उससे एक कम मैंने एक कम कर दिया और D से मल्टीप्लाई कर दिया। ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम लोग कुछ NCERT का प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम लोग
लास्ट टॉपिक देखेंगे, सम ऑफ nth टर्म। आइए फ्रेंड्स, अभी जो हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एन एपी देखा है तो उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आपके एनसीईआरटी से है, एक्सरसाइज 5.2 से। तो ये बेसिक सब है और ज़्यादा मैंने नहीं लिया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जिसको सवाल पूछना हो तो वो अलग से कमेंट करके पूछ लें। और आप देखिए यहाँ पर कि एक एपी दे रखा है, कहता है 30th टर्म ऑफ एन एपी इसका लिखना है, इस एपी का 30th टर्म लिखना है। ये एपी है 10, 7, 4, ये चलते चलते इनफाइनाइट तक है। और इसका वही हिंदी में एपी का 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो इधर जगह है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अभी हमने nth टर्म का क्या फॉर्मूला निकाला था, nth टर्म ऑफ एन एपी। हमें सबसे पहले a1 प्लस क्या हुआ था, जितना टर्म है जमा टर्म है उससे एक कम, यानी n-1 इंटू डी। ये मैंने देखा था अभी। अब क्या है, हमें एपी का कोई भी पद, nवां पद निकालने के लिए हमें किन किन बातों का जानकारी होना चाहिए, किन किन कौन सी बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए। a1 पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो वो हम करते हैं पता। और d का फॉर्मूला क्या आता है, d कैसे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को उठा करके उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो करते हैं। तो d निकालने के लिए हमें यहाँ d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 हमारा कितना है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। यहाँ पर देखिए, तो a2 हमारा है 7 माइनस a1 कितना है 10, तो -3। यहाँ पर क्या है, d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर नेगेटिव में है। कहने का मतलब ये सीरीज घटते घटते जा रहा है। तो इसका 30वां पद निकालना है। तो a30 इक्वस टू हो जाएगा, a1 हमारा 10 है प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू डी। तो 10 प्लस 30-1 29 इंटू डी हमारा -3 है। तो ये जब हम करेंगे तो 29 गुना -3, तो 29 27 के 7, 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 6, 2 8। अब माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 10, तो 10 इसमें चला जाएगा तो -77 आ जाएगा हमारे। 30th टर्म इसका कौन सा हो जाएगा, -77 यहाँ पर हो जाएगा ये। और अगला सवाल देखते हैं। ये ऐसे आपका ये बुक में दिया हुआ है, बॉक्स कर करके दिया है। ये फाइनाइट सीरीज़ है, ये लिमिटेड है। 1 2 3 टर्म तक ये इनका एपी, और ये इसमें 1 2 3 4 तक है। तो इसको अब देखते हैं। इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ये 2 है, ये 26 है, और ये दूसरा पद इसमें मिसिंग है। तो दूसरा पद इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस डी। a2 बराबर a1, इसके एक पहले वाले में जाएंगे और इसमें डी जोड़ देंगे। तो हमें डी तो पता है नहीं, क्योंकि डी पता करने के लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म चाहिए। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव है नहीं, तो ये समीका बना लेते हैं इनका। डी हमें पता नहीं है, लेकिन a1 पता है। तो हम a1 की जगह पर 2 रख देते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। a2 बराबर हो जाएगा हमारा, a1 हमारा 2 है प्लस d हमारा कितना है, d पता नहीं है, और हमारा a3 दिया हुआ है। तो a3 बराबर हो जाएगा a2 हम ये रख देंगे, a2 प्लस d। और a2 की जगह जब हम ये रखेंगे, a3 बराबर हो जाएगा हमारा, a3 हमारा दिया हुआ है, a3 हमारा 26 है, a2 हमारा ये चीज़ है 2 प्लस डी। और ये जब है यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस डी। ये हमारा ये है a2 है, ये a2 देखिए यहाँ पर a2 हमारा 2 प्लस डी, और हमारा फिर क्या है d प्लस डी। तो d हमारा d प्लस डी 2d बराबर हो जाएगा हमारा, ये 2 इधर चला आएगा, यानी कि 26 माइनस 2 24। तो d बराबर हमारा हो जाएगा 24/2।
2, ये दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो d इधर इधर 2 इधर इधर आ जाएगा 2, 12 हमारा d आ गया 12। और जब हमारा d 12 पता चल गया तो हम a2 आसानी से कह सकते हैं, a1 में हम d जोड़ देंगे। a1 हमारा 2 है, यहाँ देखिए a2 बराबर a1 प्लस डी। a1 हमारा 2 है और 2 में हम जब d जोड़ेंगे यानी कि 12 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 2 14, ये हमारा आ जाएगा। उसी तरह हमें ये जब निकालना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं ये मिटा देता हूँ, और जब ये करेंगे तो हमें a2 पता है, a2 हमें पता है, a2 हमारा होता है a1 प्लस डी, और a2 हमें पता है, a2 है हमारा 13 और a1 हमें पता नहीं है। a1 ही तो पता करना है और a3 पता करना है, a1 प्लस डी भी हमें पता नहीं है तो d रहने देते हैं। और हमारा क्या पता है, 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ टर्म भी पता है, यानी हमें a4 पता है। a4 बराबर हमें क्या दे रखा है, इसको 1 मान लेते हैं। a4 हमारा कितना है, 3 है, तो ये हमारा a4 हो जाएगा a1 प्लस 3d। ये तो हमने सीखा है कि एक टर्म पीछे जाएंगे यानी कि 3 हो जाएगा। तो a4 हमारा क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस a1 हमें पता नहीं है, a1 पता करना है, प्लस 3d हमारा आ जाएगा ये 3d, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग एक और दो को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम लोग ये 2 में 1 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए आप 2 में 1 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 इक्वल टू a1 माइनस प्लस 3d, और माइनस आ जाएगा ऊपर वाला a1 जब करेंगे तो 13, यहाँ पर भी माइनस a1 प्लस d, यहाँ पर भी माइनस, तो हमें यहाँ से ये चला जाएगा, 13 माइनस 10 माइनस 10 आ जाएगा, और 3d माइनस डी यानी कि 2d आ जाएगा। तो d बराबर हमें पता चल जाएगा, ये 2 जब इधर भाग दे देंगे तो -10/2 यानी कि -5, हमें d पता चल गया -5। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, तो 13 में प्लस हम लोग d कर देंगे, 13 में प्लस -5 जब करेंगे 13 प्लस -5 जब करेंगे तो 13 तो क्या हो जाएगा, ये 8। और जब हमें ये पता करना है, ये एक टर्म पीछे पता करना है तो इसमें क्या करेंगे, d को घटाएंगे। अगर हमें इससे अगला वाला पद चाहिए तो उसमें हम लोग d जोड़ेंगे, और इसका पीछे वाला चाहिए तो इसमें हम लोग d घटाएंगे। तो 13 में से क्या करेंगे, d को घटाएंगे, कहने का मतलब 13 माइनस d माइनस 5, ये 13 माइनस d खुद माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 5, 13 5 18, तो ये हो जाएगा 18। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको आगे करते हैं, अब ये मिटा देते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। एपी है 3 8 13 18, यानी कि इसका कह रहा है कि कौन सा इस एपी का, ये जो एपी है, ये जो एपी दे रखा है, इसका कौन सा पद 78 होगा, यानी कि विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78, कौन सा इसका ये गिवन एपी जो है इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो देखते हैं, इसको करते हैं। तो कहने का मतलब इसका मान लेते हैं हम, इसका जो है nth टर्म 78 है, तो nth टर्म लेट अस अज्यूम लेट nth टर्म इज 78, तो क्या आ जाएगा हमारा, an का फॉर्मूला क्या आता है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो करते हैं nth टर्म इसका माना है मैंने कि ये 78 है, तो 78 इक्वल टू हो जाएगा A1 हमारा कितना है 3 है, 3 थोड़ा अच्छे से 3 प्लस और n माइनस 1 और d हम निकाल लेते हैं। तो d के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म A1 A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो 8 माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि हमारा 5, d बराबर हमारा 5 है। तो d बराबर जब हम यहाँ पर रखेंगे 5 तो हमेशा ये हमारा ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो 78 ये 3 माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में इधर भेज देते हैं, इधर एक तरफ कर देते हैं। 78 माइनस 3 और ये 5 है n माइनस 5, तो हमारा आ जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर ये 5 इधर कर देते हैं, तो 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 यानी कि 75। और जब हम दोनों तरफ 5 से जब हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ n माइनस 1। तो 5 ये कितने बार में चला जाएगा, 15 5 75। अब हमारा 15 इक्वल टू हो गया n माइनस 1, तो n बराबर हमारा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 16। कहने का मतलब है हमारा ये n क्या निकला, n जो माने थे हम लोग nth टर्म, तो हमारा आ जाएगा ये nवां पद बराबर 16। हमारा nवां पद क्या है, इसका 16 है। 78 कौन पद है, 78 हमारा 16वां पद है। ये दिए गए एपी का 16वां पद 78 है, यही हमें ज्ञात करने कह रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, सम ऑफ nth टर्म, और उसके बाद हम लोग कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा NCERT का। धन्यवाद।